नमस्कार। आज भारत में रिजर्वेशन सबसे ज्यादा डिबेट होने वाला मुद्दा बन चुका है। कुछ लोग कहते हैं रिजर्वेशन हटाना चाहिए, कुछ कहते हैं इसे और बढ़ाना चाहिए। लेकिन आज इस वीडियो में मैं ना रिजर्वेशन हटाने की बात करूंगा, ना बढ़ाने की। मैं बात करूंगा रिजर्वेशन में सुधार की। रिजर्वेशन के बाद भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन उतना ही क्यों बना हुआ है, जबकि इसको लाने का मोटिव ही इसे खत्म करना था। और रिजर्वेशन के इतने साल बाद भी SC ST कैटेगरी के बच्चों का स्कूल ड्रॉप आउट रेट इतना ज्यादा क्यों है? क्यों ना रिजर्वेशन को बदलकर इनकम बेस्ड कर दिया जाए? तो ऐसे बहुत से बर्निंग क्वेश्चन है जो लोगों के मन में हमेशा चलते रहते हैं और ये मुद्दा हमेशा सेंटर ऑफ डिबेट बना रहता है। नमस्कार, मेरा नाम है आलोक पांडे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा मोटिव सिर्फ आपको एक इंफॉर्मेटिव एनालिसिस देने का है। तो किसी कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले इसे एंड तक जरूर देखिएगा। और वैसे तो आप सब जानते हैं रिजर्वेशन को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन इसे अच्छे से समझने के लिए हम इसे शुरू से शुरू करते हैं। रिजर्वेशन कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। ब्रिटिश काल में जब लॉर्ड रिपन द्वारा 1882 में इंडियन एजुकेशन कमीशन, या जिसे हम हंटर कमीशन भी बोलते हैं, उसका गठन किया गया। विलियम हंटर, जो कि उस वक्त हंटर कमीशन के चेयरमैन थे, और ज्योतिराव फूले, जो कि एक समाज सुधारक थे, दोनों ने मिलकर 1882 में ही जाति आधारित आरक्षण की कल्पना की थी। और ज्योतिराव फूले द्वारा ही हंटर कमीशन के सामने जाति आधारित भेदभाव और असमानता को दूर करने के लिए इसकी सरकारी सेवाओं में आरक्षण की मांग की थी। अब आगे चल के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कम्युनल अवार्ड पेश किया। कम्युनल अवार्ड बेसिकली एक घोषणा पत्र था जिसमें इंडिया की माइनॉरिटी कम्युनिटी थी, जैसे कि सिख, मुस्लिम और डिप्रेस क्लास, जिसे दलित वर्ग भी बोलते थे। इसमें उनके लिए अलग से निर्वाचन प्रणाली व्यवस्था की गई थी। इसका मतलब कोई सिख कैंडिडेट है तो वो सिर्फ सिख को वोट डाल सकता है, और अगर कोई मुस्लिम है तो वो मुस्लिम को वोट डाल सकता है। ऐसे ही डिप्रेस क्लास के लिए भी था, लेकिन इस निर्णय का पूरे भारत में विरोध हुआ और इसे विभाजन के तौर पर लिया गया, रणनीति के रूप में लिया गया। और गांधी जी द्वारा इसके खिलाफ आमरण अनशन की शुरुआत भी कर दी गई, जिसके चलते महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच 1932 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर हुए। अब पूना पैक्ट भी एक तरीके का समझौता ही था। पूना पैक्ट के अकॉर्डिंग निर्वाचन प्रणाली में उनके लिए कुछ सीटों को आरक्षित कर दिया गया, और यहीं से भारत में आरक्षित सीटों की शुरुआत होती है, और धीरे धीरे चल के आरक्षण का महत्व बढ़ता गया। और फिर 1950 में संविधान लागू होने के साथ ही इस व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया, जिसकी मांग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने रखी थी, जो कि उस वक्त के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर अंबेडकर जी ने रिजर्वेशन को एक करेक्टिव और टेम्परेरी रूप में रखा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का साफ मानना था कि रिजर्वेशन का मकसद बराबरी का मैदान तैयार करना है। ये कोई परमानेंट अधिकार नहीं है, इसे समय समय पर रिव्यू किया जाना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने खुद कहा था कि अगर समाज में समान अवसर मिल जाए तो विशेष प्रावधानों की जरूरत नहीं रहनी चाहिए। यानी डॉक्टर अंबेडकर जी कभी नहीं चाहते थे कि एक विशेष वर्ग हमेशा रिजर्वेशन पर निर्भर रहे। आज के भारत की तस्वीर बदल चुकी है। आज एक ही कास्ट में अमीर, गरीब, मिडिल क्लास तीनों तरीके के लोग पाए जाते हैं, और कई परिवार तो तीसरी चौथी पीढ़ी से रिजर्वेशन का फायदा उठा रही है। अब रिजर्वेशन के लिए अलग अलग जातियों को कैटेगरी में बांट दिया गया, जिसे हम SC ST, जनरल और OBC के नाम से जानते हैं। और इनके लिए जो रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है वो ST के लिए 7.5%, SC के लिए 15% और OBC के लिए 27%। लेकिन समय के साथ इसमें एक और कैटेगरी को जोड़ा गया, जिसे EWS का नाम दिया गया। अब EWS में उन लोगों को जोड़ा गया जो इकोनॉमिकली वीक है। ये एक अच्छा स्टेप था। 2019 में विधेयक पेश करके 103वें संविधान संशोधन के द्वारा EWS कोटा संविधान को आर्टिकल 16 के क्लॉज 6 में शामिल किया गया। अब बात करते हैं उस वर्ग की जिसकी आवाज अक्सर अनसुनी रह जाती है, जनरल कैटेगरी। आज जनरल कैटेगरी के गरीब बच्चे बिना किसी कोटे, स्कॉलरशिप, मेरिट के लिए लिमिटेड सीट्स के लिए कम्पीट करते। कई बार ज्यादा मार्क्स होने के बावजूद सिलेक्शन नहीं होता। गरीब जनरल परिवारों के लिए ना पर्याप्त स्कॉलरशिप है, ना कोई सपोर्ट सिस्टम। प्रॉब्लम रिजर्वेशन में नहीं है, दोबारा बोल रहा हूँ, प्रॉब्लम रिजर्वेशन में नहीं है, प्रॉब्लम है परमानेंट कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन में। क्योंकि कास्ट कभी नहीं बदलती, लेकिन इकोनॉमिकली बैकग्राउंड बदल सकता है।
अगर कोई परिवार अब इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो चुका है तो भी उसे वही फायदा मिलता रहता है। इससे ट्रूली नीडी जर्नल पीछे रह जाते हैं और फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है और समाज में डिवाइड गहरा होता है। अगर हम सच में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मानते हैं तो रिजर्वेशन में सुधार जरूरी है। मेरे अकॉर्डिंग रिजर्वेशन को आर्थिक स्थिति के तौर पे प्राथमिकता मिलनी चाहिए और धीरे धीरे कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को कम करना चाहिए और गरीब जनरल परिवार को भी रियल सपोर्ट और अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और क्रीमी लेयर को और स्ट्रिक्ट किया जाना चाहिए। ये बदलाव किसी कास्ट के खिलाफ नहीं है बल्कि न्याय के पक्ष में है। हाँ, डिस्क्रिमिनेशन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है लेकिन इसका समाधान हमेशा कास्ट को पकड़कर रखना नहीं है। समाधान है स्ट्रॉन्ग लॉ, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट एंड इक्वल एजुकेशन एंड विद चेंजिंग ऑफ थिंकिंग। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सपना था एक बराबरी का भारत। अगर आज एक गरीब बच्चा रिजर्वेशन की वजह से पीछे रह जाता है तो ये उस सपने के खिलाफ है। अब वक्त है रिजर्वेशन को खत्म करने का, नहीं रिजर्वेशन को फेयर बनाने का। रिजर्वेशन का मतलब डिवाइड बढ़ाना नहीं, बैलेंस बनाना होना चाहिए और गवर्नमेंट को इसके ऊपर पूरी तरीके से दोबारा से संरक्षण करना चाहिए कि हम किस तरीके से रिजर्वेशन को और अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करें देश के अंदर, जिससे डिवाइड बढ़े नहीं, डिवाइड घटे और लोगों के बीच में समानता के रूप में और अच्छे से काम हो, लोगों की थिंकिंग चेंज हो, अपर कास्ट लोअर कास्ट जैसी कोई चीज ना हो, सबको इक्वलिटी के तौर पे रखा जाए और ये सब होगा तभी जब भारत के अंदर सारे लोगों की थिंकिंग बदलेगी और सब एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहेंगे। बाय बाय। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव और बैलेंस लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और आपका एक कमेंट इस डिस्कशन को आगे बढ़ा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। इसके नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट पार्ट 2 में हम जानेंगे कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन को लेकर क्या जजमेंट किया। धन्यवाद। मेरा नाम